हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम संसाधन और विकास पाठ के भाग 3 में मृदा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, भाग 2 में अब तक हमने जाना कि भू संसाधन क्या होते हैं। हमने भारत में मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के बारे में जाना। हमने भू उपयोग के उद्देश्य और भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व भी पहचाने। हमने भूमि निम्नीकरण के कारण जाने और हमने भूमि संरक्षण के उपाय भी ढूंढे। बच्चों, आज हमारे चर्चा के बिंदु है मृदा एक संसाधन के रूप में, मृदा बनने की प्रक्रिया के मुख्य कारक, भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन के कारण और मृदा संरक्षण के उपाय। तो सबसे पहले मृदा संसाधन क्या है? अब मृदा क्या होती है? मृदा शैल मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होती है। शैल मलबा यानी कि जो चट्टानें होती हैं, जब वो टूट जाती हैं तो उनके जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, और जैव सामग्री जैसे कि प्लांट्स, वनस्पति, एनिमल्स, जीव जंतु, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, इन सबके तत्वों का ये सम्मिश्रण है। हम सरल भाषा में इसको मिट्टी कहते हैं और हमने अपने घर के आंगन में, गमलों में, बगीचों में, खेतों में इसको देखा है। यह सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, यानी हम इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन है यानी इसकी रचना प्रकृति ने की है। ये पौधों के विकास का माध्यम है और जीवों का पोषण करती है। हमने फूड चेन में यानी खाद्य श्रृंखला में पढ़ा था कि किस प्रकार से पौधे मृदा में विकसित होते हैं और इन पौधों से हम सभी मानवों को और जीव जंतुओं को खाद्य पदार्थ मिलते हैं। अतः हम अपने पोषण के लिए इन पर निर्भर करते हैं। अतः यह एक जीवंत तंत्र है। और मृदा बनने की जो प्रक्रिया है वह एक लंबी प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यह जैव और अजैव दोनों पदार्थों से बनती है। जैव पदार्थ जैसे अभी हमने बताया, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अजैव पदार्थ जैसे कि एयर, वाटर, मिनरल, ये सब अजैव पदार्थ हैं। अब अगर हम मृदा बनने की प्रक्रिया के बारे में देखें तो सबसे पहले हम सॉइल प्रोफाइल देखेंगे यानी कि मृदा परिच्छेदिका देखेंगे। बच्चों, अपनी जूनियर क्लासेस में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, यानी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर, यानी सबसे ऊपरी जो सतह होती है पृथ्वी की वो होती है क्रस्ट, उसके अंदर मेंटल और उसके अंदर कोर होती है। उसी प्रकार से जो सॉइल होती है, मृदा होती है, वो भी कई परतों में विकसित होती है। तो इसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं ऊपरी संस्तर की मृदा। ये पतली सी परत होती है और जो भी वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो इसी पर पाया जाता है। इसके ठीक नीचे जो परत होती है वह उपमृदा है जो अपक्षयित चट्टानों, बालू, गाद, सिल्ट और मृत्तिका के कणों से बनी हुई है। अब अपक्षयित चट्टानें क्या होती हैं? अब याद करिए और बताइए। हमने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था वेदरिंग और इरोजन के बारे में, अपक्षय और अपरदन के बारे में। अपक्षय क्या होता है? जब तापमान और वर्षा के कारण कोई चट्टान धीरे धीरे टूटकर सूक्ष्म तत्वों में विभाजित हो जाती है तो उसको हम वेदरिंग यानी अपक्षय कहते हैं। और जब यह कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवन द्वारा या बहते हुए जल के द्वारा या हिमनद के द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं तो इसको हम इरोजन या अपरदन कहते हैं। तो जो ये दूसरी परत है वो अपक्षयित चट्टानों और बालू, गाद, सिल्ट और मृत्तिका के मिश्रण से बनी है। इसके नीचे की जो परत है वह स्तरीय जिस पर ये चुकी है। और जो सबसे नीचे वाली परत है वह है अपक्षय रहित आधारी चट्टान, यानी कि इस चट्टान के ऊपर ही ये मृदा विकसित हुई है, पर ये इसका अपक्षय नहीं हुआ है, इसकी वेदरिंग नहीं हुई है, क्योंकि इतने नीचे की परत में तापमान और वर्षा के कारक प्रभावित नहीं हो पाते हैं। अब अगर हम मृदा बनने की प्रक्रिया के मुख्य कारक के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि उच्चावच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्चावच में क्या आ जाता है? वहां का रिलीफ यानी वहां का एल्टीट्यूड और स्लोप कैसा है, ऊंचाई कैसी है और ढाल कैसा है।
अब बताइए उच्चावच से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचिए। जी हाँ, उच्चावच से क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा के जमाव, कटाव और बहाव की तीव्रता निर्भर करती है। अगर हम जनक शैल की बात करें, यानी जो आधारी चट्टान है, इस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मृदा पर। अब जो आधारी चट्टान में जो गुण पाए जाएंगे, वही गुण इस पर विकसित होने वाली मृदा में पाए जाएंगे, जैसे कि इसका रंग, इसकी जो रासायनिक संरचना है, इसमें पाए जाने वाले जो खनिज है, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो दक्षिण भारत का पठारी इलाका है वो लावाजनक शैलों से बना है, और इसलिए वहां की मृदा जो है वो काले रंग की है, क्योंकि उसमें लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। अगर जलवायु की बात करें तो जलवायु के जो कारक होते हैं, जैसे तापमान और वर्षा, वे भी मृदा के अपर्दन, जमाव और कटाव की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। अगर हम वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ की बात करें तो वे मृदा में ह्यूमस फॉर्मेशन निर्धारित करते हैं। ह्यूमस क्या होता है, डेड एंड डिके रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब कोई भी जीव जंतु या वनस्पति अपना जीवन चक्र समाप्त करते हैं तो वे भी मृदा में मिल जाते हैं और धीरे धीरे सड़ जाते हैं। इसमें काफी वर्ष लगते हैं इनको बनने में। और अगर हम समय की बात करें तो समय मृदा की गहराई या थिकनेस को प्रभावित करता है, और इसके साथ ही कुछ सहायक तत्व हैं, जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनद। ये सारे जो तत्व हैं ये अपघटन क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये वेदरिंग और इरोजन की, अपक्षय और कटाव की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। अब मृदा को निर्धारित करने वाले तत्व क्या होते हैं, यानी हम कैसे कहेंगे ये किस प्रकार की मृदा है, तो उसके भौतिक गुणों के द्वारा। भौतिक गुण क्या होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, या वो देखने में कैसी है, उसकी गहराई, गहराई कैसी है, यानी कि थिकनेस, वो मोटी है या पतली परतों में है, उसका रंग कैसा है, वो काले रंग की है या लाल रंग की है या पीले रंग की है, उसके रासायनिक गुण यानी रासायनिक संरचना कैसी, उसमें कौन से खनिज की मात्रा अधिक है, कौन से है या पुरातन मृदा है, उसका गठन कैसे हुआ है, यानी उसमें जो कण है वो बड़े हैं या छोटे हैं। जैसे जो बहुत बड़े कण होते हैं वो ग्रेवल्स और पेबल्स होते हैं, उसके बाद सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, और सबसे महीन जो लोम होता है। तो ये सारे तत्व मृदा को निर्धारित करे जाते हैं। अगर हम भारत में मृदाओं के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो भारत में विविध प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अब विविधता के कारण क्या है, भारत में जो उच्चावच है, यानी कि जो भू आकृति है भारत की, वो विभिन्न स्थानों पर भिन्न है। जैसे कि कहीं पर पठार पाए जाते हैं, कहीं पर्वत है तो कहीं मैदानी क्षेत्र है। इसलिए इन विभिन्न भू आकृतियों के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मृदा विकसित हुई है। अगर हम जलवायु की बात करें तो आप देखेंगे कि कहीं पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, किन्हीं किन्हीं स्थानों पर 500 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है, और कुछ स्थान हमारे देश में ऐसे हैं जहां 50 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। इसी प्रकार से अगर हम वनस्पति की बात करें तो कहीं पर सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और कहीं पर शुष्क वन जिसमें कटीले झाड़ियां और पेड़ पौधे होते हैं वे पाए जाते हैं। इस कारण भारत में जो मृदाएं भी पाई जाती हैं वे भी विविध प्रकार की होती हैं। अब अगर हम भारत में मृदा के मुख्य प्रकार की बात करें तो भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इसकी सहयोगी संस्थाएं समय समय पर मृदा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करती रहती हैं। ICAR ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय मृदा को 8 मुख्य भागों में विभाजित किया है, किंतु अभी कक्षा 10 के अपने पाठ्यक्रम में हमें 6 मुख्य मृदाओं के बारे में पढ़ना है। वे इस प्रकार से हैं: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वत और वन मृदा। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 मानचित्र दिए हुए हैं, इन मानचित्रों को ध्यान से देखिए। पहला है भारत का उच्चावच का, जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, और ये है भारत के मृदा के मुख्य प्रकार। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। अब मुझे ये बताइए, भारत की मृदा का जो मानचित्र है वो देखिए और बताइए कि जहां पर पर्वतीय और वन मृदा है वहां पर कौन सी भू आकृति पाई जा रही है। पहले मृदा वाला मानचित्र देखिए और फिर उच्चावच वाला मानचित्र देखिए। जी हाँ, वहां पर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से आप ये बताइए कि जो उत्तरी मैदान है, अगर व्यापक रूप से बात करें तो वहां पर कौन सी मृदा पाई जा रही है। जी हाँ, वहां पर जलोढ़ मृदा
पाई जाती है। अगर हम दक्षिण के पठार के दक्षिण पूर्वी भाग की बात करें तो देख के बताइए दोनों मानचित्रों की वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जी हाँ, वहां पर लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अब आप बताइए कि जो काली मृदा वाला क्षेत्र है वहां पर कौन सा भौतिक स्वरूप है? ध्यान से देखिए, जहां पर काली मृदा वाला क्षेत्र है वहां पर दक्षिण का पठार है। इसके बाद बताइए कि पश्चिमी घाट में कौन सी मृदा आप देख सकते हैं? मुख्यतः जो एक पतली सी सकरी सी लाइन है वहां पर लेटेराइट मृदा आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से बताइए कि थार का मरुस्थल जो है वहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जी हाँ, वहां पर शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो बच्चों, अब हम इन मृदाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। जलोढ़ मृदा, जैसा कि अभी हमने देखा, ये उत्तरी मैदान में स्थित है और एक सक्रिय गलियारे से गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों तक पाई जाती है और दक्षिण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा के पास भी ये पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है, जो नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं। इसकी विशेषताएं ये हैं कि इसमें रेत, सिल्ट और मृत्तिका की यानी महीन कण जो होते हैं उसकी मात्रा पाई जाती है। जब नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो कणों का आकार बढ़ता जाता है। अब आपने स्टेजेस ऑफ रिवर पढ़ा था, यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज, यानी जब नदी अपनी युवावस्था में होती है तो वो वहां से ग्रेवल्स, पेबल्स, स्टोन्स लेकर आती है और फिर वो मिडिल स्टेज में जैसे जैसे उसका स्लोप कम होता है वो पहले क्या करती है, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको डिपॉजिट करना, उन अवसादों को जमा करती है। फिर जैसे जैसे उसका ढाल कम होता है वो महीन अवसादों को जमा करती है और जब वो अपने मुहाने पर यानी एकदम समुद्र से मिलने वाली होती है तब जो कण होते हैं वो सबसे ज्यादा महीन कण जो होते हैं वो वहां पर जमा करती है। तो इसलिए नदी के मुहाने से घाटी की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो जो कणों का आकार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। द्वार, चो और तराई क्षेत्र में ढाल भंग के पास मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। अब द्वार, चो और तराई क्षेत्र यानी जो हिमालय के पादप क्षेत्र के नीचे और उत्तरी मैदान के ऊपर जो एक पतली सी बेल्ट है जो मार्शी स्वैम्पी लोलैंड है, उसकी हाइट थोड़ी कम है और वो हमेशा पानी से तरबतर रहता है, उसकी मिट्टी हमेशा आर्द्रतापूर्ण रहती है, वहां पर मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्र है वहां पर वो तराई का क्षेत्र है, वहां मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। अब जलोढ़ मृदा भी दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ यानी बांगर, इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है और नई जलोढ़ यानी कि खादर, ये महीन कणों से बनती है। हालांकि दोनों ही मृदाएं उपजाऊ होती हैं पर जो नई जलोढ़ मृदा है वह अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि हर साल इस क्षेत्र में बाढ़ आती है और बाढ़ आने के कारण ये मिट्टी को रिजुनेट कर देती है और मिट्टी का नवीनीकरण कर देती है। इस मृदा में पोटैश, फास्फोरस और चूने की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि यानी कि जब सीमित भूमि में हम उर्वरक और तकनीक को अप्लाई करके एक साल में एक से अधिक फसलें उगाते हैं तो उसको गहन कृषि कहते हैं। अब यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है यानी प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग अधिक हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, समतल मैदान है, तो ये मानव जीवन के रहने के लिए बहुत अधिक सुविधापूर्ण है। अगर प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पर गन्ना, चावल, गेहूं और दलहन की फसलों के लिए यह मिट्टी बहुत ही अधिक उपयुक्त होती है। काली मृदा अथवा रेगर मृदा, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये दक्षिण के पठार के बैसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा के पठारों पर पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी तक पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? जैसे हम जानते हैं कि दक्षिण के पठार का निर्माण फिशर इरप्शन से हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, तो ये लावाजनक शैलों से बनी है। इसकी विशेषताएं यह है कि इसका रंग काला है, ये बहुत महीन कणों से बनी हुई है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटैश और चूना पाया जाता है, पर इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और सूखे मौसम में इसमें दरारें पड़ जाती हैं जिससे हवा इसके अंदर जा सकती है और गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। इन कारणों से यह सेल्फ प्लॉइंग होती है यानी कि स्वतः जुताई के योग्य होती है।
ये मृदा कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है क्योंकि इसमें कपास बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। अब हम लाल और पीली मृदा के बारे में बात करेंगे। अगर इसकी स्थिति देखें तो ये दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पथ पर ये पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में हुआ है। इसकी विशेषताएं ये है कि ये लाल रंग की होती है और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण हुआ है। इसमें लौह धातु की अधिकता होती है, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। और कहीं कहीं पर जल योजन के कारण पीला रंग भी हो जाता है। जल योजन यानी कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब कोई धातु पानी से मिलती है तो वो अपना रंग चेंज कर देती है। यहाँ पर जो प्रमुख फसलें हैं वो है मूंगफली, दलहन और चना। अब अगर हम लेटेराइट मृदा की बात करें तो यह दक्षिणी राज्यों जैसे केरल, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में हुआ है। और किस कारण से हुआ है? आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद आने से, यानी कि पहले बहुत ज्यादा वर्षा हुई उस क्षेत्र में, फिर बहुत ज्यादा वहां पर गर्मी पड़ी, इस कारण होता है। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन की वजह से बनी। अब निक्षालन क्या होता है? जब बहुत भारी वर्षा होती है और मृदा की जो ऊपरी सतह होती है, ऊपरी उर्वर सतह होती है, वो पानी के साथ घुलकर नीचे चली जाती है, अंडरग्राउंड वाटर में चली जाती है। इससे जो टॉप सॉइल होती है वो अपनी उर्वरता खो देती है। इस कारण ये मृदाएं बहुत ही गहरी और अम्लीय होती है। इनकी पीएच वैल्यू 6.0 से भी कम होती है। जहां पर सदाबहार और पर्णपाती वन पाए जाते हैं वहां ये ह्यूमस युक्त होती हैं और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इनमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इन मृदाओं में अपर्दन की संभावना बहुत अधिक होती है क्योंकि तापमान और वर्षा के कारक इन क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। इनके ट्रीटमेंट के बाद इनमें चाय, कॉफी, काजू की फसलें उगाई जाती हैं। अब आप सोचेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारा ब्लड टेस्ट लिखते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ों की कमी है। मान लीजिए अगर हमारे अंदर आयरन की कमी आती है तो वो हमें आयरन की दवाई देते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोलते हैं। अगर हमें कैल्शियम की कमी है तो हमें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, दूध के पीने के लिए बोला जाता है। तो इसी प्रकार से जो मृदा जिन पोषक तत्वों में कम होती है उसमें वही केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके उसको कृषि के योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है और इस प्रकार से उसमें अन्य चीजों की कृषि की संभावना भी बढ़ जाती है। अब मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पर थार का मरुस्थल है वहां पर पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण यहाँ पर जल वाष्पन दर अधिक, यानी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मिट्टी में से जो पानी होता है वो उड़ जाता है। इस कारण ये मिट्टी बहुत शुष्क हो जाती है। इसकी विशेषताएं यह है कि इसका रंग लाल और भूरा होता है। ये रेतीय और लवणीय होती हैं। इतने ज्यादा सॉल्ट्स होते हैं कि कहीं कहीं पर इसको सुखा के खाने वाला नमक भी इस मृदा से बनाया जाता है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम होती है। नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है जिस कारण अंतःस्यंदन जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, यानी इनफिल्ट्रेशन रुक जाता है। जहां पर कंकड़ की सतह होती है उसके नीचे पानी नहीं जा पाता, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और इस कारण ये मिट्टियां सूखी रह जाती हैं और कृषि को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर मुख्यतः मोटे अनाज उगाए जाते हैं, पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं राजस्थान में जैसे कि श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल के बनने के बाद वृहद स्तर पर गेहूं, कपास और कई खाद्यान्नों की खेती की जा रही है। अब अगली मृदा है पर्वत और वन मृदा। ये पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी घाटी वाले क्षेत्रों में ये दोमट और सिल्टदार होती है और ऊपरी ढालों पर मोटे कण पाए जाते हैं। ये अधिसिलिक होती हैं और इसमें ह्यूमस नहीं होता। ये नदी घाटी के निचले क्षेत्रों में उपजाऊ होती है, यानी जब हम पहाड़ से नीचे नदी की घाटी की ओर आएंगे तो ये वहां पर उपजाऊ होती हैं। इनके भी ट्रीटमेंट के बाद इसमें शीतोष्ण फल, चाय और मसाले आदि की खेती की जा सकती है। अब हम मृदा अपर्दन के बारे में बात करेंगे। मृदा अपर्दन क्या होता है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के मुख्यतः दो कारण होते हैं।
मानवीय कारण यानी जो कारण हम उत्पन्न करते हैं, और प्राकृतिक कारण जो प्रकृति के द्वारा होते हैं। मानवीय कारण जैसे कि वनोन्मूलन, वनों का काटना, अति पशुचारण, निर्माण और खनन, इन सारी प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है कि जो प्राकृतिक अपरदन के कारण होते हैं उनकी तीव्रता बढ़ जाती है। और कुछ कृषि के गलत तरीकों, अब कृषि के गलत तरीकों जैसे हमने भू संसाधन वाले पार्ट में बात करी थी ना, कि किस तरह से अधिक सिंचाई से, जलाक्रांता से मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, उससे भी मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है। हम एक ही फसल को बार बार उगाते रहते हैं, इन सारी चीजों से भी मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो प्रभावित होती है। अब प्राकृतिक कारण देखें तो पवन, हिमनद और जल, ये जो तीनों कारक हैं ये सतत प्रवाही होते हैं, ये हमेशा मृदा का अपरदन और जमाव करते रहते हैं। पर अगर मानवीय कारण जो जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन, इन सारी प्रक्रियाओं को अगर हम बहुत बढ़ावा देते हैं तो इससे ये प्राकृतिक कारण जो होते हैं वो बलशाली हो जाते हैं और मृदा के अपरदन की जो तीव्रता होती है, गति होती है, वो बढ़ जाती है। अब अगर हम मृदा अपरदन के कुछ उदाहरण देखें तो है उत्खाद भूमि यानी बैडलैंड। ये क्या होता है, जब बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मृदाओं में यानी महीन मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, गहरे गहरे नाले बना देता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने के योग्य नहीं रहती और इसे उत्खाद भूमि या बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार के कुछ क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जालौन में यमुना नदी भी रवाइंस बनाती है। इस कारण वहां की भूमि खेती के योग्य नहीं रह गई है। अब अगर हम चादर अपरदन की बात करें यानी शीट इरोजन, तो चादर अपरदन क्या होता है, जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है तो जो ऊपरी मृदा होती है वो घुलकर नीचे बह जाती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब अगर हम मृदा संरक्षण के उपायों की बात करें तो कुछ ऐसी कृषि की तकनीकें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तरीके हैं ऐसे कृषि के, जैसे समोच्च जुताई। समोच्च जुताई क्या होती है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घट जाती है। इसको इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए ये ढाल वाला क्षेत्र है, अगर हम इसमें ऊपर से नीचे की ओर जुताई करेंगे तो क्या होगा, मृदा अपरदन की जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, समोच्च रेखाओं के समानांतर खेती करते हैं, कंटूर लाइंस। समोच्च रेखाएं जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। हम इस प्रकार से हल चलाते हैं जिससे कि मृदा अपरदन की जो संभावना होती है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से सोपान कृषि की जाती है, पहाड़ियों पर सोपान बनाकर, जैसे कि पश्चिमी और मध्य हिमालय में ऐसे होता है। आपने जब ट्रैवलिंग की होगी पहाड़ी क्षेत्रों में तो आपने देखा होगा। मान लीजिए ये पहाड़ का ढाल है, यदि आप इसमें इस प्रकार से जुताई या खेती करेंगे तो मृदा अपरदन की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में हम इस प्रकार से सोपान बना देते हैं, इससे भी मृदा अपरदन कम हो जाता है। रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट, हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि खेतों के किनारे पेड़ों की बाउंड्री वॉल जैसी बना दी जाती है। इससे पवन की जो गति है वो कम हो जाती है और पवन द्वारा मृदा का अपरदन कम हो जाता है। अब पट्टी कृषि क्या होती है, यह भी पवन द्वारा जनित बल को कमजोर करने के लिए की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जब हम खेती करते हैं तो हम भूमि को इस तरह से पट्टियों में डिवाइड कर देते हैं और एक पट्टी पे मान लीजिए हमने कोई और फसल उगाते हैं और एक पट्टी पे हम कोई और फसल उगाते हैं। इससे क्या होता है, मान लीजिए ये जो पट्टी है इस पे मैंने थोड़ी ऊंचाई वाली फसल उगाई और यहाँ पर मैंने इस पट्टी पर घास वाली फसल उगा दी, तो इससे भी पवन द्वारा जो जनित बल है वो कमजोर पड़ जाता है। अब अगर हम सिंचाई की उचित तकनीक के बारे में बात करें
तो हमने पढ़ा था कि पंजाब और हरियाणा में जलाक्रांतता से यानी वाटर लॉगिंग से लवणीयता और क्षारीयता बढ़ रही है मिट्टी में। तो इस कारण हम कुछ नई तकनीकें आई हैं, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन। एक फव्वारा जैसा एक नॉब होती है, उसको हम घुमाते हैं और इसमें क्या होता है, आपको देखने में लग रहा है कि बहुत वेग से पानी जा रहा है, पर ये हल्की हल्की बौछारें होती है, तो इससे मृदा का अपरदन रुक जाता है। और इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन होता है, उसमें पाइप्स होते हैं और उन पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं। जब हम नॉब को घुमाते स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें से बूंद बूंद करके जल पेड़ों की जड़ों पे जाता है, सीधे पेड़ों की जड़ों में गिरता है। इससे भी मृदा का अपरदन कम हो जाता है। इसके अलावा हम फसल का चक्रीकरण करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्रॉप रोटेशन यानी कि किसी एक मृदा पर एक ही फसल को बार बार नहीं उगाते हैं, हम बदल बदल कर फसलें उगाते हैं। इससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। और एक नया ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, आपने इसके बारे में सुना होगा, जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक कृषि क्या होती है, ये इस प्रकार की कृषि होती है जिसमें उत्पादन से लेके पैकेजिंग तक हम ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जैविक पदार्थों का ही प्रयोग हो। जैसे कि अगर खाद हमें प्रयोग करनी है तो हम जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे, हम कृषि के ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करेंगे जिससे मृदा का अपरदन ना हो, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसलिए ये सारे ट्रेंड्स आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। बच्चों, क्लास 11th में अगर आप ज्योग्राफी विषय ऑप्ट करेंगे, और मुझे आशा है आप में से कई बच्चे ज्योग्राफी विषय लेंगे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तब आप इन सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना मृदा एक संसाधन के रूप में, हमने मृदा बनने की प्रक्रिया के मुख्य कारकों के बारे में भी जाना, हमने भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण देखा और हमने मृदा अपरदन के कारण और उसके संरक्षण के उपाय भी ढूंढे। अब एक एक्टिविटी है जो आपको घर में करनी है, आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला तो ये कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड। अब आप सोचिए कि कहां पर सोपानी खेती की जाती होगी। दूसरा प्रश्न है, भारत के 3 राज्यों का नाम लिखिए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस मृदा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के उपायों का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी आपको डायग्राम्स बनाकर बताना है कि कैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक मैप वर्क करना है। भारत के भौतिक मानचित्र पर जलोढ़ मृदा और वर्षा के निक्षालन से बनने वाली मृदा के क्षेत्र को अंकित करना है। ऑनलाइन अभ्यास। बच्चों, प्रस्तुत अध्याय के संबंध में अगर आपको कोई भी पाठ्य सामग्री चाहिए है तो आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित दीक्षा ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर या iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बिंदु पर